कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो रोड के ऊपर लेटी हुई अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में इस रोड पर एक गाड़ी आ जाती है। ये लड़की जैसे ही उस गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो अपनी मौत के डर की वजह से वो अपना इरादा बदल लेती है और रोड से उठकर किनारे पर चली जाती है। अब वो गाड़ी वाला इंसान भी इस लड़की की मदद के लिए नहीं रुकता, वो भी ये सब नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। इस लड़की का नाम लीसा है और इसकी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। दरअसल आज इसकी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तभी हम देखते हैं कि जो गाड़ी लीसा को पहले इग्नोर करके चली गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस आती है। गाड़ी के अंदर बैठा एडम नाम का आदमी लीसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लीसा कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एडम कहता है कि यहाँ से सिटी बहुत ही दूर है, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिटी तक लिफ्ट दे सकता हूँ। लीसा मान जाती है और फौरन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। एडम उससे पूछता है कि तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही थी? लीसा कहती है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और आज वो मुझे बहुत ही ज्यादा याद आ रही है, लेकिन बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं रही और इस दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है। तो एडम कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए तुम रास्ते में मरना चाहती थी? लीसा कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन अपनी बेटी से भी मिलना चाहती हूँ। तभी लीसा कार का रेडियो ऑन कर देती है और रेडियो पर एक न्यूज चल रही थी। रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है और आज ही उसने 2 लड़कियों का काम तमाम किया है। पुलिस के पास उस किलर की कोई भी फोटो नहीं है, मगर इतना पता है कि कातिल एक गोरे रंग का आदमी है और उसके पास ब्राउन कलर की गाड़ी है और उसके हाथ पर एक क्रॉस का निशान भी है। ये खबर सुनकर लीसा के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि रिपोर्टर जिस आदमी का हुलिया बता रहा था वो हूबहू एडम से मैच हो रहा था। एडम के हाथ पर बना वो निशान देखकर लीसा बहुत डर जाती है। अब जैसे ही लीसा कुछ करने ही वाली होती है, तभी एडम कार की ब्रेक जोर से लगाता है, जिससे उसका सर जोर से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लीसा की आंखें खुली तो वो खुद को एक बंकर में पाती है जो चारों तरफ से लोहे की मजबूत दीवारों से बना हुआ था। लीसा खुद को इस बंद जगह में कैद पाकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो यहाँ पर जोर जोर से अपनी मदद के लिए चिल्लाती है, मगर अफसोस के यहाँ पर कोई भी नहीं आता। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीसा को एक अलग तरह का सूट पहनाया गया है और उसके हाथ में एक घड़ी भी है। लीसा उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नाकाम रहती है। जब उसको रियलाइज हो जाता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है तो वो बैठकर रोने लगती है। तभी चैम्बर का दरवाजा खुल जाता है। लीसा देखती है कि ये चैम्बर तो बहुत ही ज्यादा लंबा है और चैम्बर के दूसरी तरफ से रोशनी नजर आ रही थी। लीसा समझ जाती है कि अगर यहाँ से निकलना है तो रोशनी मेरे सामने है। वो बहुत खुश हो जाती है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। अब जैसे ही वो आगे जाती है तो पीछे से दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। ये देखकर लीसा और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब वो पहले से भी ज्यादा खतरे में आ चुकी है। तभी अचानक उसके हाथ में उस घड़ी से एक अलार्म बजने लगता है और 11 मिनट का टाइमर सेट होता है। वो समझ जाती है कि मुझे सिर्फ 11 मिनटों में यहाँ से भागना होगा, इसीलिए वो नीचे लेटकर उस रोशनी की तरफ जाने लगती है। अब जैसे जैसे वो उस रोशनी के पास जाती जा रही थी, उस चैम्बर के आगे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता जा रहा था, इसीलिए वो और भी तेजी से आगे जाने लगती है। मगर जैसे ही वो उसके पास जाती है तो वो चैम्बर वहाँ से बंद हो जाता है। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी उसकी नजर दरवाजे के दूसरी साइड पर पड़ती है, जहाँ पर एक और छोटी सी सुरंग होती है, मगर वो रास्ता बहुत ही ज्यादा तंग था। अब लीसा को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उस सुरंग के अंदर चली जाती है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल से वो उस रास्ते को पार कर ही लेती है और आगे आकर वो एक ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर 2 रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता ऊपर से जा रहा था और दूसरा नीचे से। लीसा को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उसने ऊपर का रास्ता चुना, लेकिन थोड़ा ही ऊपर जाते ही नीचे का फ्लोर ऊपर आने लगा। अगर वो दिए हुए टाइम के मुताबिक यहाँ से नहीं निकल पाई तो नीचे का रास्ता उसको मसल के रख देगा। अब लीसा डर के मारे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगती है। वह यहाँ पर पिसने ही वाली होती है कि तभी उसका हाथ किनारे पर लग जाता है और जैसे ही वो रास्ता बंद होने वाला होता है, लीसा जल्दी से नीचे छलांग लगा देती है। खुद को कुचलने से बचाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन अब उसको पता नहीं था कि मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। तभी उसकी घड़ी का अलार्म फिर से बजने लगता है और अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, इसीलिए वो फिर से जल्दी से आगे बढ़ने लगती है।
जहाँ पर आगे रास्ते में उसे कोई इंसान लेटा हुआ दिखाई देता है। लिसा जब उसके पास आकर देखती है तो वो कोई जिंदा इंसान नहीं होता, बल्कि वो कोई जली हुई डेड बॉडी थी। उस बॉडी के हाथों में भी वैसे ही घड़ी थी जैसी लिसा ने पहनी थी। लिसा को समझ आ गया कि ये जो कोई भी है ये भी मेरी तरह ही यहाँ पर फंसा हुआ था, लेकिन वो यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो सका। अब वो किसी तरह अपने आप में हिम्मत लाती है और बॉडी को साइड पे करके यहाँ से आगे जाने लगती है। जब वो घड़ी में देखती है तो उसके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा था, इसीलिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसका रास्ता फिर से ब्लॉक हो जाता है। साथ ही उस टनल में से बहुत से लोहे के गर्म पाइप बाहर आने लगे। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा पैनिक में आ जाती है। वो मन ही मन में सोचने लगती है कि अब मैं भी उस बॉडी की तरह जलने वाली हूँ। आगे क्या करना है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा सेक्शन खुल गया और लिसा जल्दी से उसके अंदर चली जाती है और तभी एक कांच ने इस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया और जैसे ही लिसा की घड़ी में टाइमर 0 पर आया तो उस सुरंग में आग लग गई। लिसा जिस सेक्शन में बंद थी वो पूरी तरह से सिक्योर था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद वो हीटिंग पाइप्स दोबारा से दीवार में चले जाते हैं। लिसा जिस चैम्बर में बंद थी उसका दरवाजा खुल जाता है। अब लिसा जैसे ही उस सेक्शन से बाहर आती है तो उसकी घड़ी में टाइमर फिर से 11 मिनट का हो जाता है। वो जैसे ही थोड़ा आगे गई तो उस सुरंग का ऊपर का हिस्सा नीचे आने लगा। वो बिल्कुल उसके साथ आकर चिपक जाता है। बस इतना गैप था कि वो रेंगते हुए आगे जा सके। लिसा अब पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोती है, मगर जब उसकी नजर उसकी घड़ी पर गई तो उसका टाइम खत्म हो रहा था, जिसका मतलब था कि अब से ठीक 11 मिनट बाद सुरंग में फिर से आग लगेगी। वो कहती है कि इतनी बुरी मौत मरने से अच्छा है कि एक बार कोशिश फिर से की जाए। इसीलिए वो हिम्मत करके आगे जाने लगती है और ऐसे ही चलते चलते वो सुरंग खत्म हो गई और आगे पानी का एक टैंक आ जाता है। लिसा बहुत ही ज्यादा थक गई थी, प्यास ने उसका बुरा हाल कर दिया था। वो अपने हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा करके पानी पीने लगती है। जब उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो टाइम सिर्फ 8 मिनट का रह चुका था। अब पानी के अलावा उसे कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखा, इसीलिए वो एक लंबा सांस लेते हुए पानी में ही उतर गई। पानी में वो देखती है कि ये टैंकर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है। वो टैंकर में हर जगह देखती है मगर उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता और जहाँ से वो उस टैंक में उतरी थी वो रास्ता भी बंद हो चुका था और उसकी सांसें भी अब खत्म होने ही वाली थीं। तभी टैंक के ऊपर से एक दरवाजा खुलता है और वो जल्दी से उस दरवाजे से होते हुए ऊपर आ जाती है। बाहर निकलते ही उसने जोर जोर से सांसें ली और आगे जाने लगती है। अब यहाँ पर लिसा बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। आगे बढ़ना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो इतनी ज्यादा थक जाती है कि वो वहीं पर सो जाती है, मगर तभी लिसा के कानों में किसी के गूंजने की आवाज उठती है। वहाँ पर कोई और भी था जो मदद के लिए पुकार रहा था। उसकी आवाज सुनकर लिसा के अंदर एक बचने की उम्मीद जाग उठती है, इसीलिए वो जल्दी से उस आवाज का पीछा करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके ठीक नीचे उबलता हुआ तेजाब है। वो तेजाब इतना खतरनाक था कि लोहे को भी पिघला दे और लिसा ठीक उसके बिल्कुल ऊपर थी। लिसा उसको टेस्ट करने के लिए अपने कपड़े का एक टुकड़ा उसमें डालती है और वो कपड़ा फौरन पिघल जाता है। इसीलिए लिसा बड़े ही ध्यान से आगे जाने लगती है। वो यहाँ पर अपने हाथों और पैरों की मदद से उस जगह को पार करने ही वाली थी कि तभी उसका घुटना तेजाब में लग जाता है, जिससे वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाती है। जितना पाँव उसका तेजाब में गिरा था वो सारा का सारा गल जाता है। अब अच्छी बात ये थी कि वो चिल्लाने की आवाज बहुत पास से आ रही थी। लिसा अपना दर्द भूलकर फिर से उस आवाज का पीछा करने लगती है और आखिरकार लिसा एक जगह पर आती है जहाँ पर उसके थोड़ी ही दूर एक आदमी भी होता है। उसके हाथ में भी लिसा की तरह ही एक घड़ी थी। लिसा उसको कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, हम दोनों ही यहाँ पर फंसे हुए हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मगर उस आदमी को काफी टाइम हो गया था यहाँ इस सुरंग में आए हुए, इसीलिए उसकी दिमागी हालत भी खराब हो चुकी थी। वो कभी लिसा को गालियाँ देने लगता और कभी सॉरी करने लगता। वो कहता है कि ये लोग जल्द ही वापस आएंगे और हम दोनों को मार देंगे। ये कहकर वो पागल जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लिसा देखती है कि उसके हाथ में बंधी घड़ी में 1 मिनट का टाइमर लग चुका है। वो हीटिंग पाइप दोबारा से दीवारों से बाहर निकल आते हैं। इस बार जो बचने के लिए सेक्शन था वो इन दोनों के दरमियान में आता है, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान के छिपने की जगह थी।
अब यहाँ तो वो पागल आदमी बचेगा या फिर लिसा। अगले ही पल इन दोनों के आगे जो लोहे का जाल था वो हट जाता है। ये दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और दोनों एक साथ वहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा लड़ने लगते हैं, मगर आखिरकार लिसा उस चैम्बर में चली जाती है। वो आदमी अपने हाथों से लिसा को बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर तभी घड़ी में टाइम 0 हो जाता है और चैम्बर का दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे उस आदमी का हाथ भी काटा जाता है। दर्द से वो आदमी चिल्ला उठा। तभी लिसा की नजर उस आदमी के हाथ पर पड़ती है जिस पर क्रॉस का निशान बना होता है। तब लिसा को समझ आता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसको कार में लिफ्ट देने वाला एडम है। पहले लिसा को लग रहा था कि एडम ने ही लिसा को यहाँ पर कैद करके रखा है, लेकिन वो गलत थी क्योंकि एडम तो खुद यहाँ मौत की जंग लड़ रहा था। तभी लिसा की घड़ी पर 11 मिनट का टाइम पूरा हो जाता है और बाहर आग ने एडम को राख में बदल दिया। अपनी आंखों से एडम को मरता हुआ देखकर लिसा चिल्लाने लगती है और तभी उस सेक्शन में एक छोटा सा रोबोट आता है। ये रोबोट लिसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जिस पाँव को तेजाब ने खराब किया था वो उसको ठीक कर देता है। लिसा पूछती है कि आप कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। जवाब में उस रोबोट के मुंह से एक छोटा सा टूल निकलता है जो लिसा के सूट के साथ कनेक्ट हो जाता है। उस टूल की मदद से लिसा को फ्लैशबैक की सारी बातें याद आने लगती हैं जब वो कार में एडम के साथ थी और एडम की सच्चाई का पता चलने पर उन दोनों में फाइट हो जाती है। उस दौरान एडम ने लिसा पर चाकू से वार किया और उसको कार से बाहर फेंक दिया था। उसी पर लिसा को आसमान की तरफ से एक सफेद रोशनी दिखाई दी, जिसको देखते हुए लिसा वापस प्रेजेंट में आ जाती है। लिसा को एक बात समझ आ चुकी थी कि इन एलियंस ने ही उस दरिंदे एडम से मेरी जान बचाई है। अब वो कहती है कि मुझे बताओ कि तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मगर वो रोबोट उसको बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। लिसा समझ जाती है कि ये लोग जो कोई भी हैं वो मुझे मारना तो नहीं चाहते, बस मुझे इस गेम को पार करना होगा, तभी मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगी। लिसा अब आगे का रास्ता तय करने के लिए उस चैम्बर से बाहर आ जाती है। एडम का कटा हुआ हाथ भी वहाँ पर पड़ा हुआ था। लिसा को उसके हाथ पर कुछ सिंबल्स भी दिखाई देते हैं। लिसा उन सिंबल्स का मतलब जानने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक घूमता हुआ पंखा उसकी तरफ आने लगता है। उसे देखकर लिसा अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ जाने लगती है और उससे बचती हुई एक होल से ऊपर की तरफ चली जाती है। तभी अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। वो आवाज एक जगह पर आकर रुक जाती है और तभी सुरंग का ढक्कन खुलता है और उसमें से एक भयानक सा क्रिएचर नीचे आता है जो देखने में तो इंसान ही लग रहा था। उसकी बॉडी पूरी तरह से जली हुई थी और उसकी आंखें पत्थर की थीं। तभी उसकी नजर उसके कटे हुए हाथ पर जाती है और लिसा समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि एडम है, जो कि जलने के बाद एक क्रिएचर में बदल गया है। इसीलिए अब वो लिसा को मारना चाहता था। एडम की आंखें जलकर पत्थर की हो चुकी थीं, इसीलिए वो लिसा को देख भी नहीं सकता था, मगर वो सुन सकता था। अब लिसा धीरे धीरे करके आगे जाने लगती है, मगर तभी वो थोड़ी सी आवाज कर देती है जिससे एडम को पता चल जाता है और वो तेजी से उसकी तरफ आने लगता है। एडम उसको पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वो सुरंग से दूसरी तरफ चली जाती है। अब क्योंकि वो जगह बहुत पतली थी इसीलिए एडम वहाँ पर नहीं आ पाता। लिसा उस सुरंग को पार करते हुए एक ऐसी जगह पर गई जहाँ उसके पास आगे 2 रास्ते थे। लिसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते को चुनना चाहिए, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद एक रास्ते में चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो चारों तरफ दीवारें होती हैं। उन दीवारों पर लिसा की जिंदगी थी। वो खुद को पैदा होता हुआ देख पा रही थी और यहाँ पर वो अपनी बेटी को भी पैदा करता हुआ देख पा रही थी। वहाँ लिसा ने ये भी देखा कि किस तरह उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। लिसा अपनी बेटी को याद करके बहुत ही ज्यादा रोती है, मगर तभी वो देखती है कि ऊपर छत से एडम फिर से उसकी तरफ आ रहा है, मगर लिसा उससे अपनी जान छुड़ाकर एक दूसरे सुरंग में पहुंच जाती है जहां उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो देखती है कि उस सुरंग के खत्म होने पर बाहर नीला आसमान चमक रहा है। अपनी आजादी को इतने पास से देखकर उसमें दोबारा से हिम्मत आ जाती है, मगर उस सुरंग को पार करने के लिए उसे इस नुकीले रास्ते से गुजरना होगा। अब सिर्फ 1 मिनट का टाइम बचा हुआ था और दीवारों पर वो आग वाले पाइप भी बाहर निकल आते हैं। लिसा बिना टाइम जाया किए आगे जाने
लगती है। हालांकि वो कांटे उसकी पीठ को चीर देते हैं, मगर वो खुद की परवाह किए बिना आगे जाने लगती है। तभी सुरंग में पीछे एक चैम्बर खुला, जिसमें एडम जल्दी से जाकर छुप जाता है। और इधर लिसा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, मगर फिर भी वो आगे जा रही थी। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं और तभी 60 सेकंड्स खत्म हो जाते हैं। पूरी सुरंग में आग लग जाती है। इससे पहले कि वो आग का सैलाब लिसा को भी अपनी चपेट में ले लेता, लिसा के नीचे से वो सुरंग टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और जब वो नीचे आकर देखती है तो वो वहीं पर आ चुकी थी जहाँ से उसने ये सब शुरू किया था। यानी अब तक उसने जितनी भी मेहनत की वो सारी की सारी जाया हो गई। ये देखकर लिसा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी वो रोबोट उसकी मरहम पट्टी के लिए फिर से आ जाता है। लिसा उसको अपनी मरहम पट्टी करने से रोकती है, क्योंकि वो दोबारा ये सब नहीं झेलना चाहती थी। वो रोबोट को कहती है कि प्लीज मुझे मार दो और कोई आसान सी मौत देना। और तभी वो रोबोट कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें। उसके मुंह से एक इंजेक्शन निकलकर लिसा की तरफ आने लगता है। तभी लिसा को एडम के हाथ पर बने वो निशान याद आ गए और वो समझ गए कि जरूर वो निशान यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। इसीलिए वो अपने खून से वो निशान बनाने लगती है, जिसे काफी ध्यान से देखने के बाद लिसा को पता चलता है कि ये तो एरो है जो यहाँ से निकलने का रास्ता बता रहे हैं। जैसा कि पहला एरो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ था, जिसका मतलब रास्ते में आने वाली पहली 2 सुरंगों में से उसे लेफ्ट साइड वाली सुरंग के अंदर जाना चाहिए। दूसरे नंबर का एरो राइट साइड में मुड़ा हुआ था, यानी दूसरी दफा राइट साइड की तरफ जाना है। वो कहती है कि जरूर मेरी घड़ी के नीचे भी यही सिंबल्स बने होंगे जो यहाँ से बाहर निकलने की डायरेक्शन बताते हैं। और ये सब समझते ही वो रोबोट को कहती है कि मेरे जख्मों को ठीक कर दो। अपने आप को ठीक करने के बाद वो फिर से निकल पड़ती है। लिसा पहले भी ये कर चुकी थी, इसीलिए अब वो बड़ी ही आसानी से ये सब कर रही थी। और जहाँ पर वो तेजाब का गड्ढा था वहाँ पर जाकर वो रुक जाती है और अपनी घड़ी को वो तेजाब में डालती है, जिससे उसकी घड़ी उसके हाथ से उतर जाती है और उसके हाथ पर भी वही सिंबल्स बने हुए थे। अब लिसा अपनी घड़ी को लेकर आगे बढ़ने लगती है और वहाँ पर पहुँच गई जहाँ उसने पहली दफा इस लेफ्ट वाली टनल को चुना था। लेकिन सिंबल्स के मुताबिक सही टनल राइट वाली है, जहाँ पर आगे जाकर उसे 2 और सुरंगें मिली, जिनमें सही सुरंग लेफ्ट वाली थी। उन सिंबल्स की मदद से वो आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी एक बार फिर से एडम उसके पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ पर लिसा भी समझदारी से काम लेती है। उसने एडम को गुमराह करने के लिए एक सुरंग के अंदर अपनी घड़ी फेंक दी और खुद दूसरी सुरंग में छुप कर बैठ गई। अब एडम भी उसकी घड़ी का पीछा करते हुए उस सुरंग में घुस जाता है। एडम के जाते ही जब लिसा ने अपनी कलाई पर बने सिंबल्स को चेक किया तो उसे पता चला कि उसने एडम को जिस सुरंग में भेजा था वही राइट सुरंग थी। और ये देखकर लिसा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब लिसा के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो एडम के पीछे पीछे उसी टनल में आ जाती है। ये टनल काफी अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये टनल किसी बड़े से जानवर का कोई पेट हो। और थोड़ा सा आगे जाते ही उसे अपनी घड़ी भी दिखाई देती है, मगर एडम भी वहाँ पर मौजूद होता है। अब क्योंकि वो अंधा है, इसीलिए लिसा चुपके से अपनी घड़ी उठा लेती है और तभी घड़ी में 60 सेकंड्स का अलार्म बजने लगता है, जिसकी आवाज से एडम को लिसा की भनक लग जाती है। अब उससे बचने के लिए लिसा जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस जाने लगती है। अब लिसा एडम से बचकर भाग रही थी, पर तभी वहाँ पर एक चैम्बर खुल जाता है और लिसा वहाँ पर उसके अंदर चली जाती है। एडम भी वहाँ पर आ जाता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो चैम्बर बंद हो चुका था। यहाँ पर लिसा एडम को चिढ़ाने के लिए उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, मगर बदकिस्मती से इस बार आग बरसाने वाली ट्यूब्स बिना आग बरसाए ही वहाँ से चले जाते हैं और इसके अगले ही पल चैम्बर का दरवाजा भी खुल जाता है और एडम लिसा पर टूट पड़ता है। अब लिसा भी खुद को बचाने के लिए उससे फाइट करने लगती है। अब यहाँ पर लिसा उसके सर पर अपना पाँव मारती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। लिसा अब अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है, जहाँ आगे चलकर उसे फिर से 2 रास्ते मिलते हैं। अपने हाथ की कलाई के मुताबिक उसे राइट में जाना था, मगर तभी लेफ्ट वाली साइड से एक लड़की बाहर निकल आती है, जिसे देखकर लिसा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बेटी थी। उसके मरने के बाद से लिसा ने जीना ही छोड़ दिया था। उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह बस अपनी बेटी से एक बार मिल पाए, और आखिरकार आज उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। वो कहती है कि मॉम, आप फिर से मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी,
लिसा कहती है कि नहीं बेटा, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि चलो ठीक है, तो फिर मेरे वाले चैम्बर में आ जाओ। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि बेटा मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती, लेकिन सच तो ये है कि तुम पहले ही मर चुकी हो और मेरी मंजिल दूसरी सुरंग में है। इतना कहकर वो दूसरे चैम्बर में घुस जाती है। पीछे से उसकी बेटी उसको जोर जोर से चिल्लाती है, मगर लिसा उसकी एक नहीं सुनती। लिसा बहुत ही ज्यादा रोती है और कहती है कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद जब वो आगे जाती है तो उसे नीला आसमान दिखाई देता है। वो खुश होकर आगे बढ़ने लगती है, मगर तभी उसके रास्ते में 3 लोहे के ब्लेड्स आ जाते हैं जो लगातार तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे, जिन्हें पार करने का मतलब था खुद के टुकड़े करवाना। लेकिन लिसा को हर हाल में यहाँ से निकलना था, इसीलिए वो काउंट करती है कि इनमें से पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में नीचे आता है। इसीलिए वो उसके पास आई और 4 सेकंड होने से पहले पहले अंदर आ जाती है। अब दूसरा ब्लेड हर 3 सेकंड्स में नीचे आ रहा था। अब लिसा ने हिम्मत दिखाते हुए उसे भी पार कर लिया, मगर लास्ट वाला सिर्फ 2 सेकंड में नीचे आ रहा था, जिसे पार करना लिसा के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मगर आजादी की चाहत में लिसा ने ये भी कर डाला, पर बदकिस्मती से इस बार उसका पाँव नीचे आ जाता है, जिससे वो कट जाता है। लिसा का दर्द से बुरा हाल हो जाता है, मगर वो अपने पाँव की परवाह किए बिना ही आगे आ जाती है, जहाँ उसे खुला आसमान नजर आ रहा था। मगर जैसे ही वो अपना हाथ आगे करती है तो उसका दिल टूट जाता है। सामने कोई भी खुला आसमान नहीं होता, बल्कि स्क्रीन पर आसमान चल रहा था। ये देखकर लिसा बहुत ही ज्यादा मायूस होती है और रोने लगती है। फिर वो कहती है कि मैंने वो सब किया जो मुझे करने को कहा गया, और फिर वो पागलों की तरह हंसने लगती है। तभी सुरंग से हीटिंग पाइप्स निकल आए, यानी अब यहाँ पर आग लगने वाली थी। लिसा अब सुकून से मौत का इंतजार करने लगी, मगर इस बार वो हीटिंग पाइप उसे जलाए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं और सुरंग के ऊपर का दरवाजा खुल जाता है और तेज रोशनी लिसा के ऊपर पड़ती है। और थोड़ी देर बाद जब लिसा की आंख खोली तो उसने खुद को एक झरने के नीचे पाया, जिसे देखकर लिसा की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। वहाँ पर उसकी बेटी भी होती है। लिसा उसे पूछती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। उसकी बेटी कहती है कि मोम, आप एक बार नहीं बल्कि कई बार मारी गई हैं। लिसा अपनी बेटी से पूछती है कि मुझे अब बताओ कि मुझे आगे क्या करना है। तो उसकी बेटी कहती है कि मोम, आपका सफर खत्म हुआ, अब आपको सिर्फ यहाँ पर जिंदगी गुजारनी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस जगह पर अब लिसा मौजूद है वो जगह दुनिया नहीं है, बल्कि कोई और ही जगह है। आपको समझ नहीं आई होगी कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या। दरअसल जब लिसा एडम के साथ कार में सफर कर रही थी, एडम ने उस पर हमला किया और उसको जान से मार दिया, जिसके बाद वो सीधा नरक आ गई। यहाँ पर उसके सारे पाप धुल गए और एंड में वो स्वर्ग यानी कि जन्नत में आ चुकी है। अगर आपने ये मूवी यहाँ तक देखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।